हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम 50 जीएस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। इसमें मिक्स्ड प्रश्न है, पहले हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी से, फिर पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आएंगे और कुछ विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सरस्वती, पुरुषनी, सतुद्री या फिर वितस्ता? इसका आंसर है बी, पुरुषनी। 10 राग युद्ध जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, पुरुषनी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध सुदास के नेतृत्व में भरत वंश और 10 राजाओं के एक संघ के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के बगल में स्थित सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास या फिर महाविद्यालय? इसका है आंसर ए, अन्नागार यानी ग्रेनरी। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के बगल में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी, जहां अनाज का भंडारण किया जाता था। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को महाराजा धीराज की उपाधि से सबसे पहले जाना गया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त प्रथम? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा की उपाधि धारण की थी, जो उनके साम्राज्य विस्तार और शक्ति का प्रतीक थी। उनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक और कविराज जैसी उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न, किताबुल हिंद का लेखक कौन था जिसने भारतीय संस्कृति और विज्ञान पर विस्तृत जानकारी दी? अल बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या फिर फिरदौसी? इसका आंसर है अल बरूनी। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है, में 11वीं सदी के भारत के समाज, धर्म, दर्शन, विज्ञान और संस्कृति का विस्तृत विवरण दिया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ है? शाही परिवार को दिया गया विशेष कर, सैनिकों को दिए गए भूमि अनुदान, मंदिरों को दिया गया दान या व्यापारियों के लिए विशेष मार्ग? इसका आंसर है सैनिकों को दिया गया भूमि अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में अमरम सैन्य कमांडरों, जिन्हें अमर नायक भी कहते हैं, को दिए गए भूमि अनुदानों को संदर्भित करता है। इन भूमि अनुदानों के बदले उन्हें सैनिक उपलब्ध कराने होते थे, जो भू राजस्व भी उन्हें एकत्र करना होता था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर कराची अधिवेशन? इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहां दिया था? मुंबई, चंपारण, वाराणसी या फिर साबरमती में? इसका आंसर है वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? बलिया, तामलुक, सतारा या फिर गोरखपुर? इसका आंसर है गोरखपुर। बाकी इन तीनों जगहों पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ, इसके दौरान देश के कई हिस्सों में समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। प्रमुख स्थानों में बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक में बंगाल में जातीय सरकार की स्थापना की गई और सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकार की स्थापना की गई, जो कि सबसे लंबी चलने वाली सरकार थी।
गोरखपुर में कोई समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, वीडी सावरकर या फिर भगत सिंह? इसका आंसर है वीडी सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर ने नासिक में की थी। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे 1856 से 1862 तक। इन्हीं के कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल का पद वायसराय में बदल दिया गया। अब हम इसके बाद भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूगोल का पहला प्रश्न और नंबर के हिसाब से 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? हिमालय, विंध्य, अरावली या फिर सतपुड़ा? इसका आंसर है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला यानी फोल्ड माउंटेन रेंज है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यह राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? इसका आंसर है कर्नाटक। कुंचिकुल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। अगला प्रश्न, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 17 जून, 22 अप्रैल या फिर 29 दिसंबर? इसका आंसर है 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हर साल 17 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, डोलड्रम्स भूमध्य रेखा के पास निम्न दबाव वाला क्षेत्र है जहां हवाएं शांत रहती हैं। यह किस अक्षांशीय पट्टी में स्थित है? 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण या फिर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण या फिर 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण या फिर 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण? इसका आंसर है ए, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। डोलड्रम्स भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में स्थित है जो सामान्यतया 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच विस्तृत होती है। यह एक शांत क्षेत्र है जहां हवाएं हल्की और परिवर्तनशील होती हैं। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या फिर 9? इसका आंसर है 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर बुध? इसका आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह को अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि यह आकार, द्रव्यमान और घनत्व में पृथ्वी के समान है। इसे सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं क्योंकि यह सुबह और शाम को सबसे चमकीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फिर ऑस्ट्रिया? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक प्रसिद्ध वनाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र है। यह राइन घाटी के पूर्व में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी या कच्छ का रण? इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। अब अगले सेक्शन से प्रश्न होंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से।
प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19, 21, 32 या फिर 30? इसका आंसर है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। यह किसी भी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान द्वारा जोड़ा गया था? 42वें, 44वें, 73वें या फिर 74वें संविधान संशोधन द्वारा? इसका आंसर है ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसी संशोधन द्वारा समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 550 या फिर 552? इसका आंसर है 550। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। हालांकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान प्रभावित संख्या 543 ही है। 543 है, लेकिन अधिकतम संख्या 550 ही मानी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? भाग 10, भाग 11, भाग 12 या फिर भाग 13? इसका आंसर है भाग 11। भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंधों और प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। भाग 12 में वित्त से संबंधित प्रावधान है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट से संबंधित प्रावधान है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर है आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक में वर्णित हैं, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को दिशा निर्देश हैं, राज्य के लिए दिशा निर्देश हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कानून मंत्री? इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार यानी चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के प्राथमिक वकील होते हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 39, 40, 41 या फिर 42? इसका आंसर है आर्टिकल 40, ऑप्शन बी। आर्टिकल 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। यह राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम उपकरण कौन सा है? राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, व्यापार नीति यानी ट्रेड पॉलिसी या औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी? इसका आंसर है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई है, इसके द्वारा मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग किया जाता है। इसके तहत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
राजकोषीय नीति सरकार द्वारा कर और व्यय के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या फिर पेट्रोलियम? इसका आंसर है मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध भारत में मत्स्य उत्पादन यानी फिश प्रोडक्शन से है। फिश प्रोडक्शन में वृद्धि से है, जिसका उद्देश्य देश में मछली पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना और मछुआरों की आय में सुधार करना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? मजदूरी और वेतन, लाभांश यानी डिविडेंड्स, हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट्स, किराया और ब्याज? इसका आंसर है हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट्स का को शामिल नहीं किया जाता है नेशनल इनकम का आकलन करते समय। राष्ट्रीय आय के आकलन में हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति आदि को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये वस्तु या सेवा के उत्पादन के बदले में नहीं होते हैं। ये केवल आय का पुनर्वितरण होते हैं और किसी नई आर्थिक गतिविधि को नहीं दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1951 या फिर 1952? इसका आंसर है 1950। योजना आयोग का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग से बदल दिया गया। अगला प्रश्न है, रेपो रेट से क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, या वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, या वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक एक दूसरे से पैसा उधार लेते हैं, या डी वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं? इसका आंसर है ए, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को उनकी अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन प्रदान करता है। बैंक अपनी प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास गिरवी रखकर यह लोन लेते हैं। अगला प्रश्न संबंधित है साइंस से, जनरल साइंस से। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि? इसका आंसर है यकृत यानी लीवर। मानव शरीर में यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह पित्त का उत्पादन, रक्त शर्करा का विनियमन यानी कंट्रोल करता है और विषहरण तथा प्रोटीन संश्लेषण जैसे कई कई महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर वायुमंडल? इसका आंसर है समताप मंडल। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊपर होती है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, हेंस लिपर्शे या फिर जोहान्स केपलर? इसका आंसर है हेंस लिपर्शे। गैलीलियो गैलीली ने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और इसके डिजाइन में सुधार किया। इसका आविष्कार 1608 में नीदरलैंड के चश्मा बनाने वाले हैंस लिपर्स को दिया जाता है। जबकि गैलीलियो खगोलीय प्रेक्षणों के लिए टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इसके डिजाइन में सुधार किया था, लेकिन इसका आविष्कार 1608 में नीदरलैंड के चश्मा बनाने वाले हेंस लिपर्शे ने किया था। अगला प्रश्न, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स या फिर रतौंधी? इसका आंसर है बेरी। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थियामिन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, जो तंत्रिका तंत्र और हृदय रोग को प्रभावित करता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, वोल्ट या फिर एम्पियर? इसका आंसर है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को डीबी यानी डेसिबल में मापा जाता है। हर्ट्ज आवृत्ति की यूनिट है। वोल्ट विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और एम्पियर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है। अगला प्रश्न है,
फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? इसका आंसर है सोडियम, इसका आंसर है ए, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड जैसे सिल्वर हाइलाइट्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और प्रकाश के संपर्क में आने पर काले हो जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? क्षय रोग, हैजा, खसरा, टिटनेस? इसका आंसर है खसरा खसरा यानी मीजल्स एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो रूबेला वायरस के कारण होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हैजा विब्रियो कॉलोरी और टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। इनसे होता है क्षय रोग यानी टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, हैजा विब्रियो कॉलोरी से और टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से होता है। अगले प्रश्न संबंधित हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से। रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1987, 1992, 1997 या फिर 2002? इसका आंसर है 1992। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट, जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसमें सतत विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई थी और एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1992 में। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ओजोन परत के क्षरण को रोकना, जैव विविधता का संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस में कमी, आर्द्र भूमि का संरक्षण? इसका आंसर है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया और 2005 में लागू हुआ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1970, 1972, 1973 या फिर 1975? इसका आंसर है 1973। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में बाघों की घटती आबादी को बचाना और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना है। अगले प्रश्न संबंधित हैं आर्ट और कल्चर से। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप है। इसका नाम कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव से पड़ा है। यह नृत्य और नाटक का मिक्सचर है। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। ये मंदिर 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजवंश द्वारा बनवाए गए थे और अपनी नागर शैली तथा वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल साइट भी हैं, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं ये। अगले प्रश्न मिसलेनियस यानी मिक्सचर प्रश्न होंगे, जिसमें अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस को दिया गया है। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, हेग, जिनेवा या फिर वियना? इसका आंसर है हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में पीस पैलेस में स्थित है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या फिर 2 फरवरी? इसका आंसर है 5 जून।
विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? सरोजनी नायडू, किरण बेदी, अन्ना राजम मल्होत्रा या फिर प्रतिभा पाटिल? इसका आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी जिन्होंने 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश किया। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अन्ना राजम मल्होत्रा पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। अगला, पंचायती राज दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अप्रैल, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त? इसका आंसर है 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने का प्रतीक है, जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। 47, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? होमी जे भाभा, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर विक्रम साराभाई? इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को उनके भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 48, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा या फिर मार्शल टीटो? इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, 1987 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के दूसरे विदेशी थे जिन्हें 1990 में यह सम्मान मिला। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नवाचार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, जर्मनी, साइप्रस या फिर ब्राजील? इसका आंसर है साइप्रस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस ने नवाचार, ऊर्जा सहयोग, प्रौद्योगिकी में साझेदारी, व्यापार और रणनीतिक संबंधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। साइप्रस के साथ यह रणनीतिक साझेदारी की गई है। यह थे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जीएस के। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।